The darker the night, the deeper the secrets hidden within. नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास जो स्रोत हैं उनका शीर्षक है अंधेरी कहानियां। ये उन लोगों के अनुभव हैं जिनका आप कह सकते हैं पूरा जीवन ही तर्क पर, सबूतों पर और व्यवस्था पर टिका होता है। पुलिसकर्मी। लेकिन कभी-कभी उनकी दुनिया में कुछ ऐसा हो जाता है जहां सबूत तो होते हैं पर तर्क जवाब देने से इनकार कर देता है। और यही वो मनोवैज्ञानिक टकराव है जो इन कहानियों को इतना दिलचस्प बनाता है। जरा सोचिए, आपकी पूरी ट्रेनिंग आपको हर चीज पर सवाल उठाना सिखाती है, एक तार्किक नतीजा निकालना सिखाती है, और फिर अचानक आपका सामना किसी ऐसी चीज से होता है जो आपके दुनिया को समझने के पूरे ढांचे को ही चुनौती दे देती है। ये सिर्फ एक अजीब घटना नहीं है, ये आपकी असलियत पर एक तरह का हमला है। और शायद इसीलिए ये कहानियां इतनी असरदार हैं। ये किसी आम इंसान की नहीं बल्कि उन लोगों की हैं जिनका काम ही शक करना है, सबूत ढूंढना है। जब वही लोग हार मान लेते हैं तो डर और गहरा हो जाता है ना? स्रोत में एक बात पर बहुत जोर दिया गया है कि रात के समय दुनिया बदल जाती है। हाँ, बिल्कुल। वही जानी पहचानी जगहें अपरिचित और खतरनाक लगने लगती हैं। और जब कोई पुलिस वाला जिसका पूरा करियर सच पर बना है वो कहता है कि उसने कुछ अजीब देखा, तो उसे नजरअंदाज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, और देखिए, हम जानते हैं कि थकान, तनाव, नींद की कमी, ये सब हमारी धारणा को प्रभावित कर सकते हैं। ये तो सच है। लेकिन आज जिन मामलों पर हम बात करेंगे वे इन आसान स्पष्टीकरणों से बहुत आगे हैं। ये वो क्षण है जब एक प्रशिक्षित आंख कुछ ऐसा देखती है जिसका कोई वैज्ञानिक जवाब नहीं होता और दिमाग वो बस उस विरोधाभास में फंसकर रह जाता है। तो चलिए, आज हम मुंबई और उसके आसपास की 4 ऐसी ही घटनाओं के गहराई में उतरते हैं जहां तर्क और डर आमने सामने खड़े थे, और देखते हैं कि जब व्यवस्था बनाने वाले ही अव्यवस्था से टकराते हैं तो क्या होता है। तो हमारी पहली कहानी हमें फरवरी 2003 में वापस ले जाती है। जगह थी मुंबई के अंधेरी ईस्ट की एक शांत सी हाउसिंग सोसाइटी। रात का वक्त था और 14 साल की एक लड़की इशिता घर में अकेली थी। उसने घबराकर 100 नंबर पर फोन किया। दूसरी तरफ लाइन पर एक बहुत ही अनुभवी डिस्पैचर थी, त्रिपुरा वाघमारे। और यहीं से ये एक आम पैनिक कॉल से कुछ और बनना शुरू हो जाती है। देखिए, डिस्पैचर की ट्रेनिंग उन्हें शांत रहने और जानकारी निकालने के लिए तैयार करती है, पर इस कॉल में कुछ ऐसा था जिसने उन्हें भी हिला के रख दिया। इशिता ने फुसफुसाते हुए बताया कि वो अपने कमरे की अलमारी में छिपी है क्योंकि उसे घर के नीचे वाले फ्लोर पर किसी के चलने की आवाज आ रही है। त्रिपुरा ने तुरंत एक पेट्रोलिंग यूनिट भेजी और उसे हिम्मत देते हुए लाइन को खुला रखा। इशिता कांपती हुई आवाज में बताती रही कि नीचे से खुरचने जैसी आवाजें आ रही हैं। खुरचने जैसे? हाँ, और वो आवाजें अब धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर की ओर बढ़ रही थी। फिर उसे अपने कमरे के ठीक बाहर कदमों की आहट सुनाई दी। दराजों के खुलने बंद होने की तेज आवाजें आने लगी। यहाँ तक तो ये किसी भी आम घुसपैठ की घटना जैसा लग सकता है। एक डरी हुई बच्ची घर में घुसपैठिया, पुलिस के लिए ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। लेकिन फिर एक ऐसा विवरण आता है जो इस पूरी घटना को तर्क के दायरे से बाहर धकेल देता है। एक मिनट, वो लाइन वो सुनते ही तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। इशिता की कांपती हुई आवाज में एक वाक्य सुनाई दिया जिसने डिस्पैचर तक को सन्न कर दिया। उसने कहा, उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे। इसका क्या मतलब हुआ? ये एक 14 साल की बच्ची की कल्पना से कहीं ज्यादा अजीब और सटीक है। डिस्पैचर ने इस पर कैसे रिएक्ट किया होगा? शायद वो भी समझ नहीं पाई और उनके पास सोचने का वक्त भी कहाँ था, क्योंकि जैसे ही इशिता ने ये कहा, फोन पर एक तेज शोर हुआ, धक्का मुक्की की आवाज आई, एक ऐसी चीख सुनाई दी जो इशिता की नहीं लग रही थी, और फोन कट गया। और यहीं पर समय सबसे जरूरी हो जाता है। पुलिस को वहां पहुंचने में कितना वक्त लगा? क्योंकि ऐसे मामलों में हर एक सेकंड मायने रखता है। सिर्फ 2 मिनट। स्रोत के अनुसार पेट्रोलिंग कार कोने पर ही थी। वे 2 मिनट के अंदर दरवाजे पर थे, लेकिन जब वे पहुंचे तो दरवाजा अंदर से बंद था। हाँ, अंदर से बंद था। उसे तोड़ने पर अंदर का नजारा और भी हैरान करने वाला था। घर अस्त व्यस्त था, जैसे कोई संघर्ष हुआ हो, पर जबरदस्ती घुसने का कोई निशान नहीं था। न खून का कोई धब्बा, न कोई चोरी का सामान। और इशिता गायब थी। उसका फोन अलमारी में ही पड़ा मिला जहां वो छिपी थी। लाइन अभी भी खुली थी, लेकिन वहां इशिता का कोई नामो निशान नहीं था। ये बात समझ से परे है। कोई सुराग नहीं, कोई मकसद नहीं, कुछ भी नहीं।
और वो बयान पैर जमीन को नहीं छू रहे हैं, ये एक ऐसा विवरण है जो इस कहानी को एक सामान्य अपराध से कुछ और बना देता है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो कोई डरा हुआ बच्चा आमतौर पर सोचेगा। ये बहुत ही विशिष्ट और अजीब है। बिल्कुल, मनोवैज्ञानिक रूप से इसे एनोमलस डिटेल कहते हैं। एक ऐसा विवरण जो मौजूदा कहानी में फिट नहीं बैठता और जांचकर्ताओं के दिमाग को एक लूप में डाल देता है। पुलिस ने हर एंगल से सोचा, किडनैपिंग, कोई परिचित, लेकिन कोई भी थ्योरी इस बात का जवाब नहीं दे सकी कि कोई बिना दरवाजा खिड़की तोड़े अंदर कैसे आया और एक लड़की को बिना कोई निशान छोड़े कैसे ले गया। और शायद इसीलिए विभाग की तरफ से आधिकारिक चुप्पी साध ली गई। बयान आया कि कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। यह अपने आप में इशारा करता है कि जब आपके सिस्टम के पास जवाब नहीं होते हैं तो वो चुप हो जाता है। ये मामला आज भी अनसुलझा है। तो इशिता का मामला हमें एक ऐसे रहस्य के साथ छोड़ देता है जिसका कोई भौतिक सबूत नहीं था सिवाय एक फोन कॉल के। लेकिन क्या होता है जब किसी घटना के गवाह और सबूत दोनों मौजूद हों पर कहानी फिर भी तर्क से परे हो? यही हमें 31 दिसंबर 2022 में पनवेल के उस बदनाम फार्म हाउस तक ले जाता है। हाँ, और इस मामले में जगह की अपनी एक भूमिका है। ये फार्म हाउस दशकों से काले कर्मकांडों और अजीब गतिविधियों के लिए बदनाम था, तो यहाँ माहौल पहले से ही एक मनोवैज्ञानिक तनाव से भरा हुआ था। उस रात पुलिस कंट्रोल रूम में एक घबराई हुई कॉल आई जिसमें जानवर जैसी चीखों की बात कही गई थी। जब पुलिस की टीम वहां पहुंची तो उन्होंने 2 युवकों को फार्म हाउस के बाहर बुरी तरह कांपते हुए पाया। उन्होंने बताया कि वे अपनी दोस्त कामिनी के साथ अंदर ओइजा बोर्ड के जरिए आत्माओं को बुलाने की कोशिश कर रहे थे। ओइजा बोर्ड, ये अपने आप में एक मनोवैज्ञानिक ट्रिगर है। जो लोग इसमें विश्वास करते हैं उनका अवचेतन मन अक्सर ऐसे परिणाम दे सकता है जिसकी उन्हें उम्मीद होती है। इसे आइडियोमोटर इफेक्ट कहते हैं। लेकिन यहाँ जो हुआ वो उससे कहीं ज्यादा था। उन लड़कों के मुताबिक पहले तो सब मजाक जैसा था, लेकिन फिर अचानक कामिनी की आवाज बदल गई, एकदम गहरी और घुरघुराती हुई हो गई जो उसकी थी ही नहीं। वो उन पर चिल्लाने लगी, चीजें फेंकने लगी और हवा में पंजे मारने लगी जैसे किसी अनदेखी चीज पर हमला कर रही हो। और अच्छी बात यह है कि इस दावे का सिर्फ चश्मदीदों का बयान नहीं बल्कि एक सबूत भी था। हाँ, एक पैरामेडिक जो पास में ही था लड़कों की चीखें सुनकर वहां पहुंचा और उसने अपने फोन पर इसका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। स्रोत के अनुसार वीडियो में साफ दिखता है कि कामिनी का शरीर बेतरतीब ढंग से झटके खा रहा है और उससे ऐसी अमानवीय गुटरल आवाजें निकल रही हैं जो किसी इंसान के वोकल कॉर्ड से निकलना लगभग नामुमकिन लगता है। तो अब पुलिस के पास एक वीडियो है, चश्मदीद है और एक पीड़ित है। अब उन्हें इसे अपनी फाइलों में दर्ज करना है। उन्होंने इसे क्या नाम दिया? आधिकारिक रिपोर्ट ने इसे अज्ञात कारण का मानसिक प्रकोप का नाम दिया है। ये शब्दावली ही अपने आप में बहुत कुछ कहती है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक जवाब नहीं बल्कि एक संस्थागत बचाव का तरीका है। समाजशास्त्र में इसे वर्गीकरण की राजनीति कहते हैं। जब कोई संस्था किसी घटना को अपने बने बनाए ढांचे में फिट नहीं कर पाती तो वो एक ऐसी अस्पष्ट श्रेणी बना देती है जो उसे उस मामले को बंद करने की इजाजत दे बिना ये स्वीकार किए कि हमें नहीं पता। ये उस चीज को एक लेबल देता है जिसे वो समझा नहीं सकते। और जो बात इसे और भी रहस्यमयी बनाती है वो है कामिनी की मेडिकल रिपोर्ट। जांच में पाया गया कि उसने किसी भी तरह का नशा नहीं किया था और मनोचिकित्सक ने उसे पूरी तरह स्वस्थ पाया। जब बाद में उससे पूछा गया तो उसे उस रात की कोई भी बात याद नहीं थी। तो आपके पास एक ऐसी घटना है जिसका वीडियो सबूत है लेकिन मेडिकल विज्ञान उसे समझा नहीं पा रहा। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण सबूत उन पुलिस कर्मियों का बयान बन जाता है जो मौके पर मौजूद थे। उन्होंने आज तक एक ही बात कही है, वो इंसानी आवाज नहीं थी। ये तर्क और प्रत्यक्ष अनुभव के बीच का सीधा टकराव है। विज्ञान और नियम आपको एक चीज बताते हैं लेकिन आपकी आंखों और कानों ने कुछ और ही अनुभव किया होता है। इन दोनों कहानियों में एक बात समान है, एक अनसुलझा रहस्य। लेकिन हमारी अगली कहानी एक महत्वपूर्ण मोड़ लेती है। यह दिखाती है कि कभी-कभी सबसे अजीब दिखने वाली घटना का भी एक स्पष्टीकरण होता है, भले ही वो स्पष्टीकरण अलौकिक घटना से भी ज्यादा भयानक हो। और ये कहानी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये साबित करती है कि पुलिस या प्रत्यक्षदर्शी हर अजीब घटना को अंधविश्वास मानकर नहीं चल रहे हैं। वे तर्क खोज रहे हैं और जब तर्क मिलता है तो वे उसे स्वीकार करते हैं, चाहे वो कितना भी भयानक क्यों ना हो। ये घटना 2019 की है। नवी मुंबई की एक शांत कॉलोनी में देर रात पुलिस कंट्रोल रूम में एक 6 साल के बच्चे का फोन आया। उसकी आवाज में डर था और उसने कांपते हुए कहा, एक ज़ॉम्बी मेरे घर के बाहर है।
अब जाहिर है एक बच्चे की ऐसी कॉल को मजाक समझकर टाला जा सकता था, लेकिन उस रात ड्यूटी पर मौजूद ऑफिसर ने इसे गंभीरता से लिया और एक यूनिट भेजने का फैसला किया। हाँ, कांस्टेबल शान मुखर्जी मौके पर पहुंचे। जब उन्होंने उस पते पर पहुंचकर देखा तो उनके भी होश उड़ गए। उन्होंने वाकई एक आदमी को लड़खड़ाते हुए अपनी ओर आते देखा। उसका चेहरा खून से लथपथ था, आंखों की जगह पर सिर्फ गहरे खुले गड्ढे थे और वो अंधा होकर हाथ फैलाए चल रहा था। जब कांस्टेबल ने उसे आवाज दी तो उसने एक जानवर की तरह चीख मारी। उसके नाखूनों से मांस उधड़ा हुआ था। एक पल के लिए कांस्टेबल को भी लगा कि उस बच्चे की बात सच थी। ये एक डरावनी तस्वीर है, लेकिन क्या वो सच में कोई अलौकिक घटना थी? नहीं, बाद में जो सच्चाई पता चली वो शायद ज्यादा भयानक थी। वो व्यक्ति एक ड्रग एडिक्ट था जिसने किसी नए सिंथेटिक ड्रग के अत्यधिक नशे की हालत में खुद अपनी ही आंखें फोड़ ली थीं। वो दर्द और नशे में होश खो चुका था। ये घटना दिखाती है कि हमारा दिमाग डर के मारे खाली जगहों को कैसे भरता है। उस बच्चे ने फिल्मों और कहानियों से ज़ॉम्बी का कॉन्सेप्ट सीखा था, और जब उसने कुछ भयानक देखा जिसे वो समझ नहीं पाया तो उसके दिमाग ने सबसे आसान और सबसे डरावना लेबल चिपका दिया। ये सिर्फ धारणा का सवाल नहीं, ये इस बात का सबूत है कि हमारी संस्कृति की कहानियां हमारी असलियत को कैसे आकार देती हैं। बिल्कुल सही। ये धारणा और वास्तविकता के बीच के अंतर को उजागर करती है। उस 6 साल के बच्चे के लिए वो वाकई में एक ज़ॉम्बी था। कांस्टेबल मुखर्जी के लिए वो एक पल के लिए एक अलौकिक खतरा था, और डॉक्टरों के लिए वो एक मानसिक और शारीरिक त्रासदी का शिकार था। एक ही घटना, 3 अलग-अलग सच्चाइयां। और यही कहानी पहली 2 अनसुलझी घटनाओं को और भी विश्वसनीय बनाती है, क्योंकि ये स्थापित करती है कि जब कोई तार्किक स्पष्टीकरण मौजूद होता है तो उसे खोज लिया जाता है। इसका मतलब है कि जब इशिता या कामिनी के मामले में कोई स्पष्टीकरण नहीं मिला तो ऐसा इसलिए नहीं था कि किसी ने कोशिश नहीं की, बल्कि इसलिए कि शायद कोई तार्किक स्पष्टीकरण था ही नहीं। तो अब हम एक ऐसी जगह पर हैं जहां हमने एक बिना सबूत वाला रहस्य देखा, एक सबूत वाला रहस्य देखा और एक ऐसा रहस्य देखा जो सुलझ गया। हमारी चौथी और आखिरी कहानी इन सब को मिला देती है। इसमें एक चश्मदीद है, बहुत एक सबूत हैं, लेकिन जो हुआ वो किसी भी श्रेणी में फिट नहीं होता। और हम 2022 में वसई विरार रोड के एक सुनसान हिस्से में पहुंचते हैं। ये इलाका पहले से ही रात के समय अजीब परछाइयों और घटनाओं के लिए जाना जाता था, यानी माहौल पहले से ही तैयार था। बिल्कुल। रात के 2:15 पर एक ट्रक ड्राइवर ने कंट्रोल रूम को फोन किया। उसकी आवाज में दहशत थी। उसने बताया कि उसने सड़क के किनारे एक आदमी को खड़े देखा जो पूरी तरह खून से लथपथ था। वो एकदम स्थिर था, बिना हिले बस ट्रक को घूर रहा था। ड्राइवर जाहिर तौर पर घबरा गया और ट्रक आगे बढ़ा लिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई, फोन पर ही कुछ हुआ है ना? हाँ, पुलिस से बात करते करते ही वो अचानक चीख पड़ा, वो मेरी गाड़ी के पीछे आया है, ये इंसान नहीं है। डिस्पैचर ने उसे शांत रहने को कहा, लेकिन ड्राइवर की चीखें तेज हो गईं। उसने ट्रक की पिछली लाइट जलाई और जो देखा वो किसी बुरे सपने जैसा था। स्रोत में इसका विवरण कैसे दिया गया है? विवरण बहुत ही अजीब है। एक लंबा दुबला सफेद चमड़ी वाला प्राणी जिसका चेहरा पूरी तरह सपाट था, जैसे किसी ने आंखें, नाक और मुंह खींचकर एक चिकनी सतह पर चिपका दिए हों। वो प्राणी ट्रक के पिछले कांच पर अपना चेहरा टिकाकर अंदर झांक रहा था। सपाट चेहरा, ये हमारे किसी भी जाने पहचाने जीव या इंसान की शारीरिक बनावट से मेल नहीं खाता। ये दिमाग को पूरी तरह से भ्रमित कर देने वाला विवरण है। ड्राइवर ने घबराहट में तेजी से ट्रक आगे बढ़ाया और फिर अचानक ब्रेक लगा दी। वो चीज छिटक कर सड़क पर गिरी और फिर इंसानी गति से कहीं ज्यादा तेजी से उठकर अंधेरे जंगल में भाग गई। और जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उन्हें क्या मिला? यही इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। पुलिस को मौके पर जमीन पर टायर के गहरे निशान मिले, जहां ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगाई थी। ड्राइवर की खिड़की का कांच टूटा हुआ था और ट्रक के ऊपर छत पर अजीब गहरे डेंट पड़े हुए थे, जिसे कोई बहुत भारी चीज उस पर कूदी हो। तो भौतिक साक्ष्य मौजूद थे, डेंट, टूटा कांच, टायर के निशान, ये सब ड्राइवर की कहानी का समर्थन कर रहे थे कि कोई चीज ट्रक से टकराई थी और उस पर चढ़ी थी। लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था, कोई जानवर नहीं मिला, और सबसे अजीब बात, गीली मिट्टी पर किसी भी तरह के पैरों के निशान तक नहीं थे। डेंट इस बात का सबूत थे कि कुछ हुआ था, लेकिन वो कुछ क्या था इसका कोई निशान नहीं था। ये तर्क को सीधी चुनौती है। आपके पास प्रभाव है, इफेक्ट, लेकिन कारण, कॉज, गायब है।
फोरेंसिक विज्ञान आपको बता सकता है कि डेंट कैसे बने, लेकिन वो ये नहीं बता सकता कि उन्हें बनाने वाली चीज कहाँ गायब हो गई, वो भी बिना कोई निशान छोड़े। ये सोचना भी अजीब है। वो ड्राइवर शायद आज भी हर रात ट्रक चलाते हुए पीछे के शीशे में देखता होगा, इस डर के साथ कि कहीं वो सपाट चेहरे वाली चीज फिर ना दिख जाए। स्रोत के अनुसार ड्राइवर ने अपने बयान में बस एक ही बात बार बार कही, वह कुछ और था। और ये वाक्य कुछ और था उस अनुभव की गहराई को बताता है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। उसके पास उसे परिभाषित करने के लिए कोई शब्द नहीं है, क्योंकि वो उसकी समझ की दुनिया से बाहर की चीज थी। ये सिर्फ एक डरावना अनुभव नहीं था, ये उसकी वास्तविकता का टूटना था। वाली घटना जिसका वीडियो था, नवी मुंबई की समझी जा सकने वाली भयावहता और वसई का वो अकल्पनीय प्राणी जिसके पीछे भौतिक सबूत थे पर पहचान नहीं। ये सभी कहानियां एक ही विषय पर वापस आती हैं, कैसे तर्क की दुनिया में प्रशिक्षित लोग भी ऐसी चीजों का सामना करते हैं जो उनकी समझ से पूरी तरह परे हैं। इन कहानियों को अगर बड़े संदर्भ में देखें तो ये सिर्फ डरावनी कहानियां नहीं हैं, ये हमारी समझ की सीमाओं का प्रतीक है। ये दिखाती हैं कि जब व्यवस्था बनाने वाली संस्थाएं जैसे कि पुलिस किसी ऐसी चीज से टकराती हैं जो पूरी तरह से अव्यवस्थित और अज्ञात हो, तो वो कैसे प्रतिक्रिया करती हैं। अक्सर ऐसी कहानियों को आधिकारिक फाइलों में अज्ञात या अस्पष्ट जैसे लेबलों के नीचे दबा दिया जाता है, लेकिन वे विभाग के अंदर धीमी आवाज में एक दूसरे को सुनाई जाती रहती हैं। वे संस्थागत स्मृति का हिस्सा बन जाती हैं, एक चेतावनी की तरह। स्रोत में एक बहुत ही दिलचस्प और गहरी बात कही गई है कि कभी-कभी जब रात का सन्नाटा होता है और आप अकेले होते हैं अपने विचारों के साथ, तो तर्क सबसे कम भरोसेमंद जवाब लगता है। वो अंदर की आवाज जो कहती है मैंने जो देखा वो सच था, ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है। और ये हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। एक समाज के तौर पर हम अज्ञात से इतना क्यों डरते हैं? हम हर अजीब घटना को एक आरामदायक लेबल क्यों देना चाहते हैं? हाँ, ये हमें एक अंतिम विचार के साथ छोड़ जाता है। जब हम इन अजीब घटनाओं को तनाव, थकान या आंखों का धोखा कहकर टाल देते हैं, तो क्या हम सच में सच्चाई खोज रहे होते, या बस खुद को उस अंधेरे के डर से बचाने के लिए एक आरामदायक कहानी सुना रहे होते हैं जो हमारी समझ से परे हैं? शायद सच स्वीकार करने से ज्यादा आसान उसे नकारना होता है, क्योंकि अगर ये चीजें सच हैं तो इसका मतलब है कि दुनिया वैसी नहीं है जैसी हम सोचते हैं। ये अंतिम पंक्तियां इस चर्चा को समाप्त करने का सबसे सही तरीका है। रातें अभी बाकी हैं और साए अभी भी जिंदा